इस मतदान के दौरान जो मतदान हुआ, मैंने लगभग 70 बूथ कवर किए थे जी। मुझे एक भी बूथ पर कोई एग्जिट पोल करने वाली टीम नजर नहीं आई। जो ये देख रहे हो कि हम एग्जिट पोल देख रहे हैं, मतदाताओं का मूड क्या है, मतलब ये कमरों में बैठ करके और उसके बाद में कुछ एनालाइज करने वाले लोग बैठ जाते हैं और उसके बाद वो एग्जिट पोल दे देते हैं। उसके बाद भी कई सारे एग्जिट पोल हैं, तुमने भी देखे होंगे, जिसके अंदर कि ये दावा कुछ किया जाता है और रिजल्ट कुछ आता है। मैं तो ये मानता हूं कि एग्जिट पोल एक तरह से 3 दिन तक, 4 दिन तक या 5 दिन तक, यानी कि मतदान का अंतिम चरण से लेकर और मतगणना शुरू होने तक लोगों को, पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को, पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर को, हम जैसे आप जैसे लोगों को भ्रमित करने का या उनको एक नई चर्चा में डालने का बस तरीका भरा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं किरण शर्मा। देखिए, पूरे देश में लोकसभा चुनावों को लेकर 7 चरणों में मतदान किए जाने थे, जिनका कल अंतिम दिन था। और पूरे देश में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस बार कांग्रेस भी बीजेपी को कड़ी टक्कर देती हुई नजर आई है। हरियाणा के एग्जिट पोल को लेकर तमाम तरह की कंपनियों के एग्जिट पोल सामने आए हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी को इस बार कांग्रेस टक्कर दे रही है। कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी को चुनावों के जरिए, एग्जिट पोल के जरिए थोड़ा घाटा होता हुआ नजर आ रहा है, सीटें उनकी कम होती नजर आ रही है। तमाम तरह के अलग दावे किए जा रहे हैं एग्जिट पोल को लेकर। हरियाणा में चुनावों की क्या स्थिति है, क्या लग रहा है इस बार बीजेपी को सच में नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है लोगों की, या फिर कांग्रेस कहीं ना कहीं इसका फायदा उठाती नजर आ रही है? हरियाणा के एग्जिट पोल को लेकर कुछ चर्चा करेंगे। हमारे साथ देश रोजाना से चीफ एडिटर संजय बग्गू जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर हरियाणा में अलग अलग जगहों पर क्या स्थिति है, क्या लग रहा है इस बार बीजेपी या कांग्रेस कहीं ना कहीं किसका फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि पिछली बार की अगर बात करें तो 2019 के चुनावों में बीजेपी जो है वह 10 से 10 पूरी सीटों पर जीतती हुई नजर आई थी, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं थोड़ी लग रही है कि लोगों की नाराजगी का सामना बीजेपी करेगी। क्या है एग्जिट पोल के नतीजे, आज हरियाणा की कुछ सीटों को लेकर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। किरण, एग्जिट पोल तुमने कहा भी जी, मैं भी जीटीवी का एक एग्जिट पोल दिख रहा था जी। हरियाणा की 10 सीटें हैं, तुमने भी कहा भी 10 सीटें हैं जी। एग्जिट पोल दिखा रहा है हरियाणा की 10 सीटों में से 16 से 18 बीजेपी और 0 से 2 कांग्रेस। तो मान सकते हैं एग्जिट पोल क्या है जी। नंबर 1। नंबर 2, एग्जिट पोल कभी भी एग्जैक्ट पोल नहीं है। एग्जैक्ट पोल होगा 4 तारीख को जी। एग्जिट पोल 2004 से मैं देख रहा हूं, 20 साल से देख रहे हैं एग्जिट पोल को। 2004 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, शाइनिंग इंडिया के नारे पर एग्जिट पोल हुए थे जी। और उस चुनाव के अंदर ये जो एग्जिट पोल था धड़ाम गिरा था। उसके बाद भी कई सारे एग्जिट पोल हैं, तुमने भी देखे होंगे, जिसके अंदर कि ये दावा कुछ किया जाता है और रिजल्ट कुछ आता है। मैं तो ये मानता हूं कि एग्जिट पोल एक तरह से 3 दिन तक, 4 दिन तक या 5 दिन तक, यानी कि मतदान का अंतिम चरण से लेकर और मतगणना शुरू होने तक लोगों को, पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को, पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर को, हम जैसे आप जैसे लोगों को भ्रमित करने का या उनको एक नई चर्चा में डालने का बस तरीका भरा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है जी। आपने कहा एग्जिट पोल, अभी मैंने आपको एक बताया हरियाणा के लिए जीटीवी का ही मैं दूसरा देख रहा था हिमाचल प्रदेश के लिए। 4 सीटें हैं, वो लिख रहे हैं 6 से 8 भारतीय जनता पार्टी, 0 से 1 कांग्रेस। मतलब जहां 4 सीटें हैं वहां 9 बना दिया उन्होंने। जहां हरियाणा में 10 सीटें हैं वहां 20 का रिजल्ट दे रहे हैं, तो कैसे एग्जिट पोल होंगे? तीसरा, इस मतदान के दौरान जो मतदान हुआ, मैंने लगभग 70 बूथ कवर किए थे जी। पलवल जिले के और 2 विधानसभा क्षेत्र फरीदाबाद की थी, पृथला और बल्लभगढ़। मुझे एक भी बूथ पर कोई एग्जिट पोल करने वाली टीम नजर नहीं आई जी। जो ये देख रहे हो कि हम एग्जिट पोल देख रहे हैं, मतदाताओं का मूड क्या है, मतलब ये कमरों में बैठ करके और उसके बाद में कुछ एनालाइज करने वाले लोग बैठ जाते हैं और उसके बाद वो एग्जिट पोल दे देते हैं। एक बात और बताऊं मैं आपको कि जो एग्जिट पोल कल आया है, इसका एग्जिट पोल एक परसों ही आ गया था जी। पुण्य प्रसून वाजपेयी का मैं एक वीडियो देख रहा था, उसके अंदर वो बता रहे थे कि ये कल एग्जिट पोल आएगा और वही एग्जिट पोल आया। 1 जून को मतदान हो रहा था, 57 सीटों पर वोटिंग हो रही थी अभी। आखिर वो कौन सा क्राइटेरिया है जिसमें उन्होंने 57 सीटें पहले ही नाप ली कि लोग इसको वोट दे रहे हैं जी। इसलिए मैं तो एग्जिट पोल कुछ मानता नहीं। एग्जैक्ट पोल आएगा 4 तारीख को, तब चर्चा करेंगे। उस दिन आप भी हमारे साथ होकर चर्चा करेंगे लोगों से। कहीं ना कहीं लग रहा है कि एग्जिट पोल भी लोगों को बहकावे में ना लेके, भ्रमित करने के लिए, सिर्फ भ्रमित करने के लिए।
तो हम फरीदाबाद की सबसे पहले लोकसभा सीटों की तमाम हरियाणा की बातें करेंगे कि आखिर आपका क्या मत है, क्या लग रहा है। जैसे आपने बताया कि आपने कई बूथों को कवर किया है, जाकर जमीनी स्तर पर देखा है कि आखिर लोग क्या है, लोगों का रुझान किस तरफ है। तो सबसे पहले अगर चाहें तो हम फरीदाबाद की बात करना चाहेंगे, क्या लग रहा है इस बार? हरियाणा की 10 की 10 सीटों पर बात करेंगे, जी। क्रमवार आप पूछना और मैं बताऊंगा। जी बिल्कुल। ठीक है, फरीदाबाद लोकसभा की आपने बात की। जी। मैंने अपने कई वीडियोस में पहले कहा है कि ये चुनाव हटके था बिल्कुल। ये चुनाव पॉलिटिकल पार्टीज वर्सेस पॉलिटिकल पार्टी नहीं था। कांग्रेस, बीजेपी, लोकदल, जेजेपी, बीएसपी, ये तमाम पार्टियों का चुनाव अब की बार था ही नहीं जी। ये चुनाव जनता का था। ये चुनाव था प्री मोदी और प्रो मोदी। जो भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को वोट कर रहे थे वो खुद अपनी लड़ाई लड़ रहे थे जी। जो बीजेपी का अगेंस्ट वोट कर रहे थे वो अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे थे। इतना तक देखा कई बूथों पर कि पॉलिटिकल पार्टीज के कई जगह पर, इवन बीजेपी के भी और कांग्रेस के भी, जब दोपहर शुरू हुई 2 बजे और जब तेज लू गर्मी थी तो उनके जो करता धरता थे, उनके एजेंट्स थे, वो छोड़कर चले गए थे अपने घरों में। आपने बात की फरीदाबाद की। अभी फरीदाबाद के अंदर चुनाव 2 मुद्दों पर था। भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे तो राष्ट्रीय मुद्दे थे, राम मंदिर, 370, विकसित भारत, 2047, ये सब कुछ था, जिन्हें कृष्णपाल गुर्जर अपनी सभाओं में कहते भी नजर आए। कृष्णपाल गुर्जर के, ये बीजेपी का हुआ। फिर अगर लोकल पे आते हैं कैंडिडेट्स का, तो कृष्णपाल गुर्जर सबको बताते थे, देखिए एलिवेटेड रोड फरीदाबाद से, बदरपुर से होडल पहुंचने में आधा घंटा लगता है। सारी वो सड़कें गिनवाते थे, सारे काम उन्होंने वो बताए। उनके जो काउंटर किया कांग्रेस ने किया, और मैं तो कहूंगा जनता ने काउंटर किया। कांग्रेस ने कम काउंटर किया क्योंकि कांग्रेस के पास कोई रणनीति नहीं थी। ये चुनाव ऐसा था कि कांग्रेस के मुझे लोग दिखाई ही नहीं पड़े, कांग्रेस के लोग दिखे ही नहीं, कहाँ हैं वो लोग। ये जरूर था कि जनता जरूर दिख रही थी। जब जनता वोट करके आ रही थी तो मैंने भी कई लोगों से पूछा तो वो लोग कहते थे मोहना पुल के बाद पे हमने वोट किया है। कोई कह रहे थे मैं मिटगोला गांव में गया तो वहाँ उन्होंने कहा जी हमारे गांव की समस्याएं थी, हमारे गांव का विधायक है, हमने उसके आधार पर वोट किया। क्योंकि कहीं ना कहीं फरीदाबाद में जो लोगों के मुद्दे बहुत हैं, समस्याएं ज्यादा हैं, लोकल मुद्दे बिल्कुल थे जी, राष्ट्रीय मुद्दे थे, लोकल मुद्दे साथ में थे। इसलिए इस चुनाव का ना, आपको मैं एक बात और बताता हूं, ये पहला चुनाव है जिसके अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, मनोहर लाल खट्टर हैं, सुभाष बराला है, नायब सिंह सैनी, आप सबके वीडियोज आ रहे हैं, सब कह रहे हैं कि भीतर घात हो गई, अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं ने कर दी, फिर वो कह रहे हैं अधिकारियों ने कर दी, फिर वो ऑडियो वायरल हो रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं कार्रवाई करेंगे, फिर वो कह रहे हैं कि जो अधिकारी और कर्मचारी सरकार के खिलाफ थे, ये सारी बातें। दूसरी तरफ चौधरी उदय भान है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, मैं उनका एक बयान सुन रहा था परसों, वो कह रहे थे कि जैसे 2019 में दीपेंद्र हुड्डा को हरा दिया था ऐसे अब कर सकते हैं। मतलब दोनों में डर है। डर किस लिए कि जनता ने अपने मुद्दे सामने नहीं आने दिए, जनता अपना चुनाव खुद लड़ रही थी और जनता के मन में क्या था वो पता नहीं चल पाया। अब फरीदाबाद की हम बात कर रहे हैं, फरीदाबाद रूरल और फरीदाबाद अर्बन, कई बार हम बात भी करते रहे और 2 हिस्सों में ही है। हर लोकसभा का अपना एक भौगोलिक परिस्थिति होती है, उनका एक भौगोलिक तरीका होता है। जो वहाँ के मतदाता, शहर के मतदाताओं के मुद्दे अलग होते हैं, देहात के अलग होते हैं जब लोकल लेवल पे आ गए। इस लिहाज से जहाँ रूरल के अंदर था, जो हमने देखा वो कांग्रेस की फेवर में ज्यादा माहौल था, और जो अर्बन था, शहरी था, उसके अंदर बीजेपी की फेवर का ज्यादा माहौल था। अब सबसे बड़ी चिंता क्या है कि अर्बन के अंदर वोटिंग कम हुई है। अब वोटिंग कम हुई तो उसका नुकसान किसको? मनोहर लाल कह रहे थे कि अगर वोटिंग कम हो रही है तो दोनों को नुकसान होगा। बात भी ठीक है, अगर वोटिंग कम होगी तो ये तो है नहीं कि कृष्णपाल की अकेले कम हो गई, महेंद्र प्रताप की कम नहीं हुई। वोटिंग कम होने का भी नुकसान दोनों को है, वोटिंग ज्यादा होने का नुकसान भी दोनों को है। किसकी फेवर में गए कुछ पता नहीं। इसलिए, और फरीदाबाद का अगर मैं मानूं अब तो रूरल के अंदर जो मैं आपको बता रहा हूं, पलवल जिले का जैसा पलवल हुआ विधानसभा क्षेत्र, पलवल आधा रूरल आधा अर्बन, लगभग 2.5 लाख के आसपास पलवल में वोट हैं। उसमें से लगभग 1,10,000 पलवल सिटी में वोट हैं, 1,40,000 के आसपास रूरल में वोट हैं। अगर नगर परिषद में जाएंगे तो फिर 1.25 लाख बराबर है लगभग, क्योंकि नगर परिषद के कुछ गांव फरीदाबाद में आते हैं, पृथला विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। इस लिहाज से शहर को अगर गिना तो शहर में कृष्णपाल गुर्जर आगे हैं। रूरल के अंदर अब पलवल का था तो बैसलात में कृष्णपाल आगे हैं, महेंद्र प्रताप वहां पीछे, बट और गांवों में आगे हैं। हथीन का था वो प्योर रूरल है, वहां पर महेंद्र प्रताप आगे दिखाई देते हैं, होडल में महेंद्र प्रताप आगे दिखाई देते हैं। पृथला के अंदर बताते हैं नेक टू नेक फाइट है, बल्लभगढ़ के अंदर बताते हैं कृष्णपाल आ गए। मतलब 3-4 क्षेत्रों में कृष्णपाल आ गए, 3-4 क्षेत्रों में महेंद्र प्रताप आ गए। अब तो दोनों कैंडिडेट ये कह रहे हैं कि जीत रहे हैं, चाहे 100 वोट से जीत रहे हैं। दोनों कैंडिडेट्स के लोग कह रहे हैं। इसलिए एग्जिट पोल वाले कहां से अंदाजा लगा लेंगे कि 100 वोट का अंदाजा कहां से होगा?
बहुत टफ फाइट है और मुझे फरीदाबाद कृष्णपाल गुर्जर आगे लगते हैं। जी, तो आपको लग रहा है कि इस बार चाहे महेंद्र मार्जिन प्रताप कम हो सकता है बहुत। महेंद्र प्रताप ने चुनाव बहुत अच्छा लड़ा, लास्ट तक टक्कर देते रहे। एग्जैक्ट पोल में वही बोल रहा हूं, एग्जैक्ट पोल आएगा 4 तारीख को। जो मुझे लगा उससे लगता है कि अगर 19-21 में जाएंगे तो कृष्णपाल 21 है उसमें। दूसरी अगर सीट की बात करें तो फरीदाबाद की तो आपने बता दिया है, एक बार गुड़गांव की तरफ क्योंकि काफी देखने को मिल रहा है। क्या लग रहा है इस बार? राज बब्बर काफी चर्चित चेहरा है वैसे तो राव इंद्रजीत सिंह या राज बब्बर में से क्या लग रहा है? गुड़गांव की क्या स्थिति लग रही है आपको? राव इंद्रजीत 6ठी बार सांसद बनने के लिए मैदान में थे जी, 5 बार मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं। राज बब्बर भी 6ठी बार सांसद बनने के लिए मैदान में थे, 5 बार वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 3 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा और 2 बार राज्यसभा। राव इंद्रजीत के साथ में सबसे बड़ा जो उनका मास्टर स्ट्रोक वो है यदुवंशी वोट, यादव वोट, लगभग 17%। और राज बब्बर के साथ था वो मेव मुस्लिम वोट, लगभग 19%। राव इंद्रजीत का पहला चुनाव था जिसमें राव इंद्रजीत सिंह को मोदी के नाम पर वोट मांगना पड़ा, गुरुग्राम के अंदर जी। गुरुग्राम, बादशाहपुर, सोहना, मेरी कई लोगों से बात हुई, खुद गया भी था मैं, देखा भी था वहाँ का इलेक्शन भी। पहला चुनाव था कि राव इंद्रजीत सिंह को पसीने आए हुए थे बिल्कुल। जब राज बब्बर कैंडिडेट बनकर आए थे तो लोग कहते थे कि कमजोर कैंडिडेट है कांग्रेस का, लेकिन गुरुग्राम की फाइट भी इतनी कांटे की फाइट है। अब गुरुग्राम का सेम सिनेरियो है, 3 विधानसभा क्षेत्र जो नूह जिले के, वहां पर राज बब्बर बम्पर वोटों से जीतेंगे। 3 विधानसभा क्षेत्र गुरुग्राम, बादशाहपुर और तीसरा रेवाड़ी, यहां पर अच्छी जीत होगी राव इंद्रजीत सिंह की। तीनों में बराबर हो गए। अब उसके बाद बचते हैं 3 विधानसभा क्षेत्र और वो है पटौदी, बावल और सोहना। बावल रिजर्व सीट है, पटौदी रिजर्व सीट है, दोनों में दलित वोट ज़्यादा है। दलित वोट कांग्रेस की फेवर का था। बावल के मंत्री हैं बनवारी लाल। राव इंद्रजीत सिंह के कभी प्यादे कह रहा हूं मैं, शब्द अच्छा ना लगे शायद किसी को, जैसे शतरंज के अंदर प्यादे और मोहरे होते हैं। बाद में वो पिछले दिनों में कैबिनेट मंत्री हुए, इतने ही नजदीक वो मनोहर लाल के हो गए। पटौदी के अंदर कभी ये सिक्का चलता था कि राव इंद्रजीत सिंह के बिना, राव परिवार के बिना तिनका नहीं हिलेगा। और 2019 का विधानसभा चुनाव था कि मनोहर लाल ने अपने कैंडिडेट को टिकट दिया, सत्यप्रकाश जरावता को, और उसको जिता दिया। सत्यप्रकाश जरावता के खिलाफ थे राव इंद्रजीत सिंह। ये पहला चुनाव था, भले ही मनोहर लाल जी कह तो रहे हैं कि बीजेपी वालों ने बगावत की, गुरुग्राम के बारे में क्यों नहीं कह रहे? उनके जो टीम के उनके सिपाही थे वो कहाँ थे पूरे चुनाव में? जवाहर यादव कहाँ थे? अरविंद यादव कहाँ थे? बनवारी लाल फरीदाबाद तो प्रचार करने आ रहे थे। गुरुग्राम उनका अपनी विधानसभा सीट पे असर कम था। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बावल, पटौदी, तीसरी सोहना के संजय सिंह के मंत्री हैं, इस सरकार में मंत्री बन गए अभी। संजय सिंह लास्ट के दिन में एक दिन उन्होंने नूह हल्के में जाके प्रचार किया उनके लिए, जबकि उनका नूह के अंदर भी और सोहना के अंदर बराबर असर है। जितना काम होना चाहिए था उतना वहां पर गुरुग्राम में बीजेपी के वर्करों की तरफ से नहीं हुआ था। लेकिन चुनाव वहां पर बड़ा अच्छा चुनाव रहा और राज बब्बर ने चुनाव वो लड़के दिखाया कि जिसको लोग हमेशा याद, चुनाव जीते हारे वो बात का इशू है। पहला होता है कि लोग याद करें कि वो चुनाव कैसा था। तो गुरुग्राम के अंदर राज बब्बर की बेटी जूही, राज बब्बर की पुत्रवधू, उन्होंने सोसाइटीज़ के अंदर बहुत मीटिंगें की। इसलिए गुरुग्राम का चुनाव भी राव इंद्रजीत अपर हैंड है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन राज बब्बर भी बहुत पीछे नहीं है। चुनाव वहाँ भी कांटे का चुनाव लगता है और बड़ा फंसा हुआ चुनाव लगता है वहाँ का भी कि अच्छा मुकाबला होगा। राव इंद्रजीत आगे लगते हैं मुझे वहाँ पर भी। आपने कहा कि कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार के लिए बाहर नहीं आए, तो इसे आप बीजेपी का एक तरह से कॉन्फिडेंस से समझ रहे हैं कि हाँ जीत तो हमारी ही होगी, या कहीं ना कहीं इंद्रजीत के खिलाफ है। रणधीर सिंह कापड़ीवास खिलाफ हुए, अरविंद यादव खिलाफ हुए, उनको राजा साहब पसंद नहीं आते, उनको राजा साहब को वो पसंद नहीं आते। ये कॉन्फिडेंस बाद में है। कॉन्फिडेंस होता तो फिर राव इंद्रजीत मोदी के नाम पर वोट ना मांगते। राव इंद्रजीत अपने नाम पर वोट मांगते। पहला चुनाव था, मोदी के नाम पर वोट मांगी, मोदी लेके चलते थे, स्टार प्रचारक बुलाने पड़े, इसलिए मैं कह रहा हूं। दूसरी अगर सीट की बात करें तो कुरुक्षेत्र की क्या लग रहा है आपको? कुरुक्षेत्र लोकसभा में इस बार क्या? कुरुक्षेत्र से नायब सिंह सैनी पिछली बार सांसद थे जी। जिस दिन नवीन जिंदल को बीजेपी ज्वाइन करवाई और टिकट मिला तो लोगों ने सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाए कि कोयला चोर कोहिनूर बन गया। बड़ी मुश्किल से 3-4 दिन बाद अपना जो जिंदल साहब हैं, ये 5-6 दिन तो चुनाव प्रचार करने भी नहीं गए थे। उसके बाद वो चुनाव प्रचार करने आए। नायब सिंह सैनी का वो एरिया है, गढ़ पड़ता है, कुरुक्षेत्र से वो सांसद थे। कुरुक्षेत्र के बाद लाडवा, कुरुक्षेत्र लोकसभा ऐसी है यहाँ पर मैक्सिमम टाइम सैनी सांसद बने हैं।
जी। इसके अलावा 3 बार नवीन जिंदल और 2 बार नवीन जिंदल खुद और 1 बार उनके पिताजी भी सांसद बने हैं। बाकी जो यहाँ पर बने, सरदार तारा सिंह वो भी या उजट सिंह थे या फिर कैलाशो सैनी बनी, नायब सिंह सैनी बने, राजकुमार सैनी बने, तारा सिंह सैनी बने, ये तमाम गुरदयाल सैनी बने, ये सब सैनी वहाँ पर अच्छा वोटर है सैनी समाज का। दूसरी बात, कुरुक्षेत्र के अंदर अभय सिंह चौटाला ने आकर के सुशील गुप्ता और नवीन जिंदल दोनों खेल बिगाड़ा। अब लोगों की नज़र इस पे कि अभय सिंह चौटाला को कितने वोट मिल रहे हैं। अभय सिंह चौटाला की बड़ी इच्छा है, ओम प्रकाश चौटाला का बड़ा मूड होता था कि कुरुक्षेत्र किसी तरह हाथ में आ जाए एक बार। अभय सिंह चौटाला पहले भी चुनाव लड़े थे यहाँ पर एक बार, 2.25 लाख वोट मिले थे। 2019 में अभय सिंह के बेटे लड़े अर्जुन चौटाला, उनको लगभग 65,000 वोट मिले। अब अभय सिंह चौटाला ने पूरा वहाँ पर एक तरह से जो चुनाव से 3-4 दिन पहले तक अभय सिंह चौटाला का टेम्पो बड़ा ज़बरदस्त था। किसान आंदोलन जुड़े हुए नेता, जाट आंदोलन जुड़े हुए नेता, तमाम पगड़ीधारी सिख, वहाँ पर प्रकाश सिंह बादल के बेटे गए, वहाँ पर जो बलराज कुंडू MLA उनको इकट्ठे, मतलब पूरा कुनबा जोड़ा अभय सिंह चौटाला ने भी। लेकिन अगर अभय सिंह चौटाला कहीं 1-1.25 लाख वोट से क्रॉस कर रहे हैं तो फिर नवीन जिंदल के लिए वो शुभ संकेत है। पर अगर कहीं अभय सिंह चौटाला 60-70 हज़ार पर फिर टिक गए तो फिर वो लड़ाई वहाँ भी कांटे की है। कुरुक्षेत्र को लेकर के किसी भी ओपिनियन पोल ने ये नहीं कहा कि ये सीट क्लियर है, किसी ने भी। सभी ने कहा कि यहाँ पर कांटे की फाइट है, क्योंकि बड़ा फैक्टर अभय सिंह चौटाला वहाँ पर है। जी। अगर अभय सिंह चौटाला 60-70 हज़ार वोट ले रहे हैं, एग्जैक्ट पोल में देखेंगे 4 तारीख को, तो नवीन जिंदल जीत रहे हैं। और अगर अभय सिंह चौटाला ज़्यादा वोट ले रहे हैं तो जिंदल संकट में है। तो जैसे कि कुछ सीटों पे हमने बात कर ली, और सर लग रहा था इस बार के जो बीजेपी कांग्रेस की तरफ से जो लिस्ट आई है उसमें कहीं ना कहीं हुड्डा साहब की बहुत चली है कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए। तो रोहतक को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, कहीं ना कहीं फिर से इस बार दीपेंद्र हुड्डा है मैदान में। क्या लग रहा है इस बार फिर से कांग्रेस कहीं ना कहीं जीत अपनी बनाती हुई नजर आ रही है? 7500 वोटों से जीते थे पिछली बार दीपेंद्र हुड्डा, हारे थे दीपेंद्र हुड्डा जी। अरविंद शर्मा जीते थे। अरविंद की जो सबसे बड़ी लीड थी वो कोसली विधानसभा में थी, लगभग 76,000 वोट की, 76,000। उन्होंने कई हल्के जो दीपेंद्र के जीत वाले थे बराबर कर दिए। अभय सिंह, गलती कर गया, जो अरविंद शर्मा का जो 2019 का था वो रोहतक शहर, बहादुरगढ़, थोड़ा सा झज्जर और कोसली, ये अप वाला था। इस चुनाव में दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बहुत मेहनत की है। लोगों के बीच बहुत नजर आए, वो बहुत ज्यादा डोर टू डोर प्रचार किया, मैन टू मैन उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की, लोगों से माफी भी मांगी, ब्राह्मण सम्मेलन अलग, दलित सम्मेलन अलग, पंजाबी सम्मेलन, सब कुछ सारा कुछ करते रहे। अब जो परिस्थिति ये लग रही है कि कोसली के अंदर, कोसली रेवाड़ी जिले की सीट है, जगदीश यादव को शामिल कराया पहले उन्होंने, हुड्डा साहब ने कोसली पर पूरा जोर भी दिया, राव दान सिंह को टिकट दिलवाया कि ये यदुवंशी माने रहे, किसी तरह से वोट दे दें ठीक ठाक। किरण चौधरी का टिकट कटने के पीछे और राव दान सिंह को मिलने के पीछे एक दीपेंद्र हुड्डा ही फैक्टर थे। दिव्यांशु बुद्धि राजा सबसे कमजोर कैंडिडेट माने जाते हैं करनाल में, और उनकी, हालांकि दिव्यांशु बुद्धि राजा ने चुनाव बहुत अच्छा लड़ा करनाल पे, जब आप आओगे तो बताऊंगा आपको, लेकिन ये सारा कुछ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बुना हुआ एक जाल था कि अपने बेटे को सुरक्षित निकाल के ले जाएं। जी बिल्कुल। पर जो उदय भान कह रहे थे परसों, उससे मुझे लगता है कि कहीं उनको कोई चिंता तो नहीं है। हालांकि मैं रोहतक सीट को सेफ मान रहा हूं कांग्रेस के लिए, और मुझे लग रहा है कि रोहतक सीट कांग्रेस आराम से, दीपेंद्र हुड्डा बड़े आराम से जीत रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद उसको कोट करना, उदय भान का कहना कि पिछला चुनाव 7500 से हरा दिया था, अब भी कोई चिंता उनको है, फिर भी मैं कहूंगा कि दीपेंद्र हुड्डा वहां से आसानी से चुनाव जीत सकते हैं। लग रहा है इस बार आपको कि फिर से दीपेंद्र हुड्डा कहीं ना कहीं युवाओं में भी काफी अच्छा। हाँ, वो उन्होंने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बात चलाई कि वो, आपको ध्यान हो, अगर आपको तो शायद ना पता हो, जो इलेक्शन था 1999 का, और उस समय देवीलाल जी को हराया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, और उस समय रोहतक की चौधर के नाम पर चुनाव लड़ा। भाई रोहतक की 1989 का, सॉरी भाई, रोहतक की चौधर लेकर के आनी है। 89 में चौधरी देवीलाल बने थे, 91 में एकदम से शुरू हुए, और हुड्डा साहब ने रोहतक की चौधर के नाम पर चुनाव लड़ दिया। 3 बार लगातार सांसद बने, 3 बार बेटा भी सांसद बना। अब की बार भी उन्होंने इस चुनाव के अंदर ये बात चलाई कि भाई मुख्यमंत्री तभी बनेंगे जब रोहतक वाले जिता दो। इसलिए दीपेंद्र हुड्डा मुझे लग रहा है कि बड़े कंफर्टेबली चुनाव जीत जाएंगे। करनाल की अगर बात करें तो अभी हाल ही में जैसे मुख्यमंत्री हैं खट्टर साहब, उनको हटा दिया गया है, और इस बार कांग्रेस ने एक यूथ चेहरा सामने लाई है कहीं ना कहीं कांग्रेस, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए
तो बीजेपी वालों को लेकर कहीं ना कहीं युवाओं में रोजगार को लेकर, बेरोजगारी को लेकर काफी रोष है। तो इस बार कांग्रेस ने भी एक अच्छा खेल खेला है कि कहीं ना कहीं यूथ चेहरा, ताकि जो यूथ है वो ज्यादा अट्रैक्ट हो सके कांग्रेस की तरफ। एक युवा चेहरा है, जुड़े हुए हैं युवा संगठन से बुद्धि राजा। क्या लग रहा है इस बार कहीं ना कहीं खट्टर को टक्कर दे सकते हैं? आपने कहा खट्टर पूर्व मुख्यमंत्री जी, खट्टर है सुपर सीएम जी, मनोहर लाल पूर्व मुख्यमंत्री अभी भी नहीं है। जी, नायब सिंह सैनी जो हैं उनके वरद हस्त में चल रहे हैं पूरी तरह से। किसी अधिकार से तो मनोहर लाल कह रहे हैं ना आज भी कि 4 जून के बाद सबको देख लेंगे। कौन सा राइट है मनोहर लाल जी के पास? दूसरी बात, मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री के साथ साथ जो उनके समर्थक, वहाँ पे संजय भाटिया पहले सांसद हुआ करते थे। संजय भाटिया का टिकट काटा भारतीय जनता पार्टी ने और टिकट दिया मनोहर लाल को। मनोहर लाल को संजय भाटिया ने सबसे पहले संज्ञा दी थी संत की, भाई ये राजनीतिक संत हैं। और उसके बाद जो चंडीगढ़ मुख्यमंत्री निवास है वो बन गया था संत कबीर कुटीर। मतलब पूरी तरह से चोला भगवा नहीं पहना, बस संत बन गए पूरी तरह से। अब उसको स्वयंभू संत कहो, स्वघोषित संत कहो, लेकिन मनोहर लाल को संत की भूमिका दे दी गई। संत चुनाव मैदान में थे। चुनाव मैदान के अंदर पहले तो ये लगता था पहली बारगी कि मनोहर लाल के लिए कोई दिक्कत है ही नहीं भाई सामने। उसके बाद में पहले बात चलती थी कि मराठा वीरेंद्र को अगर टिकट देती है कांग्रेस, तो मराठा वीरेंद्र वहाँ पे क्योंकि रोड वोट हैं लगभग 1.5-2 लाख, लगता था कि वो बहुत बड़ी चुनौती बन जाएंगे। मराठा वीरेंद्र को टिकट दिया नहीं, मराठा वीरेंद्र को टिकट मिला एनसीपी से, अपनी पार्टी से वो चुनाव लड़े। इंडिया गठबंधन यहाँ पर टूट गया। महाराष्ट्र के अंदर इकट्ठा इंडिया गठबंधन था, पर हरियाणा में आके टूट गया वो। उसके बाद में दिव्यांशु बुद्धि राजा को अगर मैं कहूं तो उसने, दिव्यांशु बुद्धि राजा ने जिस प्रकार चुनाव लड़ा और चुनाव मिलते ही उसका जो पारा चढ़ा, हाइप ली एकदम से उन्होंने। दिव्यांशु बुद्धि राजा को टिकट मिलते ही उसके ऑर्डर हो गए उसके कि भाई ये भगोड़ा है। भगोड़ा वाले में वो जमानत लेने चंडीगढ़ हाई कोर्ट गए। उसके बाद गुरुग्राम से केस हो गया। 4 FIR के अंदर उसका दिव्यांशु बुद्धि राजा का नाम आया। दिव्यांशु बुद्धि राजा एक यूथ आइकन जरूर है और मुझे लगता है कि दिव्यांशु बुद्धि राजा जो हैं वो हरियाणा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष तो है ही हैं। इस चुनाव के बाद में चुनाव तो लगभग मुझे लग रहा है वो दिव्यांशु हार जाएंगे, लेकिन चुनौती उन्होंने मनोहर लाल को बड़ी सशक्त चुनौती दी। एक तो ये हुआ। दूसरा, दिव्यांशु बुद्धि राजा का जो प्रोफाइल कहीं दबा छुपा हुआ था कि वो यूथ के मुद्दे पर लड़े थे, उन्होंने यूथ के मुद्दे पर, बेरोजगार के मुद्दे पर मनोहर लाल जी का हाथ पकड़ लिया था, मनोहर लाल का विरोध किया था, वो बात कहीं छुपी हुई थी और वो चुनाव में सारी निकल के सामने आ गई। यूथ अध्यक्ष हैं ही, चुनाव का रिजल्ट कुछ भी होगा। राहुल गांधी के वो बहुत नजदीक हैं। आपको मैं बताऊं, प्रियंका गांधी वाड्रा की पूरे हरियाणा के अंदर 2 प्रोग्राम हुए, एक पानीपत में दिव्यांशु बुद्धि राजा के लिए और दूसरा सिरसा में कुमारी शैलजा के लिए। और दोनों में जो उनकी फोटोज वीडियोस सामने आई थी प्रियंका गांधी वाड्रा की, वो ये शो कर रही थी कि दिव्यांशु भी बहुत क्लोज है उनके और उधर शैलजा बहुत नज़दीक हैं। शैलजा पे जब आएंगे सिरसा बात करेंगे, लेकिन ये दिव्यांशु बुद्धि राजा को इस 3 चीज़ इस चुनाव से कम मिल रही हैं। एक तो उनको पॉपुलैरिटी मिल गई पूरे हरियाणा के अंदर और पूरे देश में कि दिव्यांशु बुद्धि राजा मनोहर लाल के सामने चुनाव लड़े और वो अगर उनकी हार होगी तो बहुत सम्मानजनक हार होगी। सशक्त मुकाबला है, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा ये कि दिव्यांशु बुद्धि राजा को लोगों ने जान लिया कि ये कोई यूथ था जिसने युवाओं के लिए लड़ाई लड़ी थी। और तीसरा, दिव्यांशु बुद्धि राजा हरियाणा के यूथ आइकन बन सकते हैं। मैं आज कह रहा हूँ इस बात को। तो करनाल का चुनाव तो लगभग मनोहर लाल जीत रहे हैं, लेकिन दिव्यांशु बुद्धि राजा भी नेता बन रहे हैं वहां से। जी देखिए, जिस तरह से बताया कि कहीं ना कहीं बराबर कांटे की टक्कर देते हुए तो नजर आ रहे हैं दिव्यांशु बुद्धि राजा, पर लग रहा है इस बार फिर भी कहीं ना कहीं मनोहर लाल जो हैं वो आगे निकल सकते हैं। दूसरी सीट पर अगर हम आगे बढ़े और बात करेंगे भिवानी महेंद्रगढ़ की, काफी चर्चाओं में रही है ये सीट। पूरे चुनावों के दौरान कई तरह के नाराजगी, मनाना, रूठना नजर आया इस सीट पर। क्या लग रहा है सर इस बार? चौधरी धर्मवीर तीसरी बार सांसद बनने के लिए मैदान में थे जी। 1987 में पहली बार MLA बने थे धर्मवीर और उन्होंने चौधरी बंसीलाल को हराया था। वो चुनाव धर्मवीर का उसके बाद में हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट में जाकर के वो इलेक्शन रिजेक्ट हो गया। धर्मवीर की विधायकशिप खत्म हो गई। धर्मवीर कई चुनाव लड़े, ज़्यादातर जीते, हारे भी सही। धर्मवीर तोशाम में लड़ते रहे। उसके बाद में जब तोशाम में किरण चौधरी और धर्मवीर दोनों कांग्रेस में थे, जब दोनों के बीच मुकाबला सशक्त हो गया, हरियाणा विकास पार्टी खत्म हुई। हरियाणा विकास पार्टी खत्म होने के बाद में विकास पार्टी का मर्ज हो गया। इसके अंदर चौधरी सुरेंद्र सिंह वहाँ से MLA बन गए, फिर किरण चौधरी आ गई, तो समस्या खड़ी हो गई
चौधरी धर्मवीर के लिए। धर्मवीर वो नेता थे जो सोहना आकर के विधानसभा का चुनाव जीत गए। सोहना और भिवानी का कोई तालमेल नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको टिकट दिया और वो सोहना आकर चुनाव जीत गए। मैं समझता हूँ उस दिन से वो पक्के नेता बन गए। नेता तो बन गए थे 87 में चौधरी बंसीलाल को हरा करके। इस चुनाव में जो ये वाला चुनाव था, 2014 में वो सांसद बन गए थे, 2019 में टिकट लेना नहीं चाह रहे थे, राव इंद्रजीत ने जबरदस्ती टिकट दिलवाया, चुनाव जीत गए, बड़े मार्जिन से जीत गए। 2024 में भी राव इंद्रजीत ने उनकी बड़ी पैरवी की जी। अकेले धर्मवीर ऐसे नेता थे पूरे हरियाणा में जिन्होंने खुलकर कहा कि मनोहर लाल मेरा नामांकन करवाने ना आए। नंबर 1 खतरा था। पर इसके बावजूद बताऊं मैं आपको कि मनोहर लाल की वजह से भिवानी जो विधानसभा सीट है वो धर्मवीर आगे रहेंगे, मनोहर लाल की वजह से। ये वाला जो चुनाव था, धर्मवीर ने अग्रेसिवली चुनाव नहीं लड़ा। इस चुनाव को धर्मवीर हमेशा जो रहे हैं वो अग्रेसिव नेता के रूप में रहे हैं। चाहे वो ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी के पहली बार के विधायक थे और चाहे उसके बाद कभी भी रहे, अग्रेसिव नेता माने जाते थे। लेकिन इस चुनाव में मुझे अग्रेसिव दिखाई नहीं दिए। इस चुनाव में जैसे वो सेफ मोड में थे, शांत उनका चुनाव था बिल्कुल। जहां उनका लगा विरोध हो रहा वहां गए ही नहीं चुनाव प्रचार करने के लिए। पहले लगता था कि धर्मवीर ऊपर हैं, फिर लगा राव दान सिंह ऊपर आ गए, फिर लगा ये चुनाव हिचकोले खाता रहा। कभी दान सिंह ऊपर, कभी धर्मवीर ऊपर। अब आपको बताऊं तो चुनाव है यदुवंशियों पर। अगर महेंद्रगढ़ जिले से राव दान सिंह को ठीक ठाक वोट मिल गए और बढ़त मिल गई तो राव दान सिंह ठीक ठाक वोट जीत रहे हैं, क्योंकि राव दान सिंह सबसे बड़ी जीत ले रहे हैं बाडरा से वो जी। उसके बाद वो मुझे चरखी दादरी में भी आगे लगते हैं और मुझे लगता है लोहारू में भी मुकाबला है। भिवानी और तोशाम ये 2 विधानसभा क्षेत्र धर्मवीर आगे दिखाई देते हैं मुझे। भिवानी ठीक ठाक लीड है उनकी और तोशाम में भी आगे रहेंगे। इसके बाद जो महेंद्रगढ़ जिले की 4 सीटें हैं, महेंद्रगढ़, नारनौल, अटेली और नांगल चौधरी, इन चारों में अब नांगल चौधरी में मुझे लगता है कि दान सिंह पीछे रहेंगे। महेंद्रगढ़ और नारनौल, महेंद्रगढ़ अटेली वो आगे रह सकते हैं। अगर नांगल चौधरी और जो दूसरा अटेली नारनौल की सीट है, अगर यहाँ पर कुछ वोट परसेंटेज ठीक ठाक हुआ, अच्छी फाइट कर ली, यानी कि चुनाव यदुवंशियों पर है। जाट समाज ने तो राव दान सिंह को भी जितना देना चाहिए था उससे ज़्यादा दे दिया। अगर यदुवंशियों ने ठीक ठाक वोट दिया तो फिर राव दान सिंह की नैया पार हो सकती है। मुझे यहाँ पर मुकाबला तो टफ लग रहा है। पहला चुनाव है, इन्होंने कहा, धर्मवीर जी ने फिगर दिया 49,000, 49,000 से जीतूंगा। पता नहीं कौन सा आंकड़ा कहाँ से लाए थे ये। 49,000 की जीत मैं सोचता हूँ कोई कहे 1 लाख से जीतेंगे, 20,000 से जीतेंगे, पर 49,000 का फिगर जो है बड़ा ऐसा लगता है कि कहाँ से ढूंढ के लाए होंगे सोच करके। लेकिन मुझे लगता है कि दान सिंह यहाँ पर अपर हैंड हो सकते हैं। मुकाबला बहुत सशक्त है। सही फैसला लग रहा है इस बार कांग्रेस का, कहीं ना कहीं किरण कांग्रेस ने टिकट बड़ा सोच दिया तो था हुड्डा साहब ने अपने लिए कि मेरे बेटे को यदुवंशियों की वोट मिल जाए, पर वो जो पासा ठीक बैठा, सही बैठा। और मुझे लगता है कि राव दान सिंह अच्छी मजबूत टक्कर में है, इलेक्शन जीत भी सकते हैं। अब एक ऐसी सीट की बात कर लेते हैं जहाँ कहीं ना कहीं लग रहा है कि कांग्रेस का टक्कर या मुकाबला शायद ही कोई करता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी कहीं ना कहीं पीछे नजर आ रही है। क्या लग रहा है सर, सिरसा में आपको क्या लग रहा है? सिरसा बिल्कुल क्लियर है सैलजा का जी। वहाँ कोई मुकाबला मुझे दिखाई नहीं दे रहा। जैसे अशोक तंवर के आजकल बॉडी लैंग्वेज है, मैं कल उनका एक वीडियो देख रहा था, अशोक तंवर और सुभाष बराला धमका रहे हैं लोगों को टोहाना के अंदर, देवेंद्र बबली को धमका रहे हैं, मतलब उसके बारे में बोल रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं कि वहां पर कोई मुकाबला भी होगा ज्यादा खास कोई, क्योंकि ये सब चीजें जनता में आप एक बात देखिए कि सिरसा लोकसभा सुनीता दुग्गल सांसद थी। 2019 में सुनीता दुग्गल ने वहां पर कमल खिलाया। और सुनीता दुग्गल, अगर हम ये कह दें कि पूरी तरह लोकप्रिय थी, वो भी नहीं है। सुनीता दुग्गल लोगों से मिलती भी थी, लोगों के टच में भी थी, और चुनाव में टिकट कटने का उन्हें दुख भी बहुत था। अब अगर अशोक तंवर पिछड़ते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा कि भाई रोज अपनों का तिरस्कार करना और गैरों को गले लगाना, चाहे वो अशोक तंवर हैं, चाहे वो नवीन जिंदल है, मतलब बाहर से ला करके टिकट दिए गए। अगर ऐसे में नवीन जिंदल भी अगर हार गए, अगर और अशोक तंवर भी हार गए, तो फिर खासकर मनोहर लाल जी को सोचना पड़ेगा कि अपनों का तिरस्कार करना ज्यादा ठीक नहीं है, अपने ज्यादा अच्छे हैं। तो मुझे लगता है कि सुनीता दुग्गल भी अच्छी कैंडिडेट होती वहां पर, लेकिन अशोक तंवर को टिकट दिया। और अशोक तंवर को जिस दिन टिकट मिला, अशोक तंवर एक दिन भी मुझे वहां जीतते हुए दिखाई नहीं दिए। पहले ही दिन से उनका विरोध सिख समाज में, किसानों के अंदर और बीजेपी वर्कर्स के अंदर, कहीं ना कहीं बीजेपी वर्कर्स में भी रोष था कि भाई नया आदमी ला करके खड़ा कर दिया। 3 चुनाव अशोक तंवर के खिलाफ वोट मांगे बीजेपी ने, 2009, 2014 और 2019। 19 में तो दुग्गल से ही हारे, बीजेपी से ही हारे, पीछे रहे।
14 का चुनाव वो हारे इंडियन नेशनल लोकदल से, तो सबको लगा। दूसरी बात, जो सिरसा की लोकसभा सीट है, 2019 में जो देवीलाल परिवार का जो वोट था, 2014 में तो इनेलो चुनाव जीत गई थी। वहां पर इनेलो टूट गई, पार्टी टूट गई, घर परिवार बिखर गया उनका। तो जो इनेलो और जो देवीलाल समर्थक थे वो रास्ता ढूंढते कि जाए कहाँ, कौन सा दरवाजा पकड़े। सिरसा में 2019 का चुनाव था, वो इनेलो और जेजेपी यानी कि देवीलाल समर्थकों ने हाथ पकड़ लिया बीजेपी का, दुग्गल साहब, सुनीता दुग्गल का। सुनीता दुग्गल जीत गई। इस चुनाव में मुझे दिख रहा है कि जो देवीलाल समर्थक मतदाता था वो कुमारी सैलजा के पास चला गया, और इसलिए कुमारी सैलजा का बिल्कुल कंफर्टेबल जीत है। वहां कुछ लगता नहीं, सबसे पहली जो सीट होगी वो सिरसा होगी। बिल्कुल पूरा लग रहा है पूरा कि कहीं ना कहीं कुमारी सैलजा को कोई भी टक्कर देता हुआ नहीं नजर आ रहा, और साफ तौर पर बीजेपी भी मान चुकी है जी, बीजेपी खुद भी मान चुकी है कि सिरसा और रोहतक कोई मतलब हमारी नहीं है। बिल्कुल। सोनीपत की बात करते हैं सर अगला। बहुत सख्त मुकाबला था जी, दोनों कैंडिडेट नए नवेले, दोनों कैंडिडेट मोलड़। एक देहाती भाषा में कहते हैं मोलड़। मोलड़ का मतलब, उसे कई लोग गलत ले जाते हैं, पर मोलड़ का मतलब होता है कि सीधा साधा आदमी। सतपाल ब्रह्मचारी भी सीधे साधे से हैं और मोहनलाल बड़ौली भी सीधे साधे हैं जी। दोनों चुनाव में नए थे, दोनों दादा हैं, ब्राह्मण देवता हैं दोनों। कांग्रेस ने बड़ी सटीक रणनीति के साथ में सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट दिया। सतपाल ब्रह्मचारी हैं जींद जिले के। पहली बार जब से ये सोनीपत सीट जो 2009 के बाद, परिसीमन के बाद जो स्वरूप बना इसका, पहली बार थी कि इसके अंदर जींद जिले के किसी नेता को टिकट मिला जी। 2019 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो चुनाव हारे थे, सबसे बड़ा योगदान वो जींद जिले का था। जींद की 3 सीटों से हारे थे, जींद, सफीदो और जुलाना। अब चर्चा ऐसी है कि वहां पर ब्रह्मचारी ने जुलाना और सफीदो तो अपना बढ़िया साध लिया था और अच्छी लीड होगी वहां पर दोनों सीटों में। जींद में भी सशक्त मुकाबला है दोनों का, जींद के अंदर भी। और सोनीपत ऐसी लोकसभा है जहां का ऑडियो वायरल हुआ। वहां की जो एमएलए हैं गन्नौर की निर्मला चौधरी, निर्मला चौधरी के पति का मैंने भी कल वीडियो डाला था, और उसके अंदर वो निर्मला चौधरी के जो पति हैं सुरेंद्र, वो कह रहे हैं भाई लाठी मारो बीजेपी ने और सतपाल ब्रह्मचारी को जिताओ, हुड्डा साहब से बात हो गई है। अच्छा। सोनीपत भी मुझे तो लगता है कि सतपाल ब्रह्मचारी का बेड़ा पार होगा, मोहनलाल जी को वापस राई आना पड़ेगा। अंबाला की अगर बात करें तो क्या लग रहा है सर इस बार भी, जैसा आप बता रहे हैं कि चाहे कितना भी कांग्रेस कंपटीशन देने की तैयारी में, पर सिरसा के अलावा फिर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस उस मुकाबले को नहीं करती हुई नजर आ रही है बीजेपी। क्या आप अंबाला कह रहे हो? रतनलाल कटारिया सांसद बने 2019 में, उससे पहले भी बने थे। उनका निधन हो गया आज से 1.25 साल 1.5 साल पहले लगभग जी। होना ही चाहिए था कि लोकसभा का चुनाव दोबारा होता, पर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को लगता था कि सिंपैथी का कोई रोल नहीं है। टिकट मिला बंतो कटारिया, उनकी धर्मपत्नी है रतनलाल कटारिया जी की, उनके सामने बिल्कुल यूथ चेहरा वरुण मुलाना। वरुण एमएलए है आजकल और फूलचंद मुलाना के बेटे हैं। जो अंबाला लोकसभा सीट है, यहाँ पर कांग्रेस के पास कई दिग्गज नेता थे बड़े। चंद्रमोहन बिश्नोई हो गए अंबाला में, कुमारी सैलजा का अंबाला में ठीक ठाक अच्छा असर है, 2 बार सांसद रही हैं। चौधरी निर्मल सिंह हो गए अंबाला के, चित्रा सरवारा हो गई, ये सब कांग्रेस के फेवर के लोग थे और इन सब ने काम किया। अंबाला ऐसी लोकसभा सीट है जहां कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं थी। वरुण मुलाना, वैसे तो फूलचंद मुलाना जो हुए, किसी समय वो चौधरी भजनलाल के बहुत नजदीक हुआ करते थे, उसके बाद में हुड्डा साहब के नजदीक हो गए। बीच में चर्चाएं रही कि वरुण की और सैलजा जी की पटरी भी ठीक बैठती है। मतलब वरुण ने एक तरह से गाड़ी के पहिए लगा लिए, एक पहिया सैलजा का और एक पहिया हुड्डा साहब का, और दोनों पहियों पे गाड़ी चला के ले गए। वरुण मुलाना ने खूब सशक्त चुनौती दी है बंतो कटारिया को। कई सीट ऐसी, अब इधर जो जहां बीजेपी की तरफ अगर देख लें तो अनिल विज साहब की जो बेरुखी थी वो साफ दिखती थी। भले ही खूब गाने गा रहे हैं, खूब बीजेपी कर रहे हैं, लेकिन जो ग्राउंड पर धरातल पर दिखता है लोग उसको देखते हैं जी। लगता था कि विज साहब नाराज हैं। इसके साथ और जो सीटें बाकी और हैं, कंवरपाल गुर्जर का हुआ, या वहाँ पर असीम गोयल वाली विधानसभा सीट है, अम्बाला सिटी है जो वहाँ पर हुआ, बीजेपी के पास ठीक ठाक कैडर है, बीजेपी के अम्बाला के अंदर पूरा असर है। लेकिन इस चुनाव के अंदर वरुण मुलाना भी पूरे मजबूत दिखाई दिए। कांटे की टक्कर है वहाँ पर भी, और कुछ भी हो सकता है। मैं तो वरुण मुलाना को ऊपर समझता हूँ। प्रधानमंत्री जी खुद आए थे बंतो कटारिया के लिए। आप देखिए ना कि जिस दिन प्रधानमंत्री आए उस दिन रतनलाल कटारिया की पुण्यतिथि थी,
और उसको देखिए, प्रधानमंत्री किसी के प्रोग्राम को इवेंट बनाना तो जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि किसी को भी इवेंट कैसे बना देना है बड़ा, तो उन्होंने उस चुनाव प्रचार को भी इवेंट बना दिया था। आपने देखा होगा वहां जो उतरे जैसे ही उसके बाद में एक बहुत बड़ी चित्र रखा हुआ था कटारिया जी का, और उस पर पुष्प और दीप और ये और वो और सब करके फिर कटारिया जी के नाम से, मतलब सिंपैथी गेन करने की वो योजना थी। मुझे लगता नहीं सिंपैथी के नाम पर कोई वोट मिले होंगे, मुझे नहीं लगता। और ऐसा लगता है कि जैसे वरुण मुलाना वहां पर अपर हैंड है। तो तमाम जो सीटें थी हरियाणा की, उन पर हमने चर्चा की है, और कहीं ना कहीं सर का कहना भी है कि चाहे कितना भी मुकाबला टक्कर का हो, इस बार लोगों की कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिली है। सर, एक मेन जो बात है कहीं ना कहीं इस बार के चुनावों में खासकर देखने को मिली, लोगों ने कई बार कहा कि कहीं ना कहीं इन चुनावों पर बीजेपी को जो है वह कहीं ना कहीं किसानों के विरोध का सामना करना पड़ेगा। लोगों की बेरोजगारी, युवाओं में काफी रोष है, तो किसानों को जो लेकर है एक तरह क्या लगा किस सीट पर सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है? किसानों का असर सबसे ज्यादा अंबाला पड़ सकता है, कुरुक्षेत्र पर पड़ सकता है, हिसार हमने अभी नहीं किया इसमें, हिसार के बारे में बात नहीं थी। हिसार का मैं आपको बता दूं कि रंजीत सिंह चौटाला को बीजेपी ने ज्वाइन करवाया। चौधरी देवीलाल के पुत्र हैं वो। चौधरी देवीलाल की विचारधारा के नाम पर हिसार में वोट मांगे गए। रंजीत सिंह चौटाला को जब टिकट मिला तो खूब विरोध हुआ था उस समय। बिल्कुल। कुलदीप बिश्नोई घर बैठे रहे, कैप्टन साहब घर बैठे रहे, इसके अलावा रणबीर गंगवा वो तो बाहर ही चले गए थे घूमने के लिए, घूमने ही चले गए थे। सब में कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिली उनके टिकट। बिल्कुल। और उसके बाद में जो जेपी को टिकट मिला, नाराजगी जेपी के बाद भी सामने आई। जब जेपी को टिकट मिला तो फिर कई लोग नाराज हुए, कांग्रेस के भी। लेकिन जयप्रकाश के अंदर एक क्वालिटी है कि एक पुरानी कहावत है कि तब तक मरना नहीं चाहिए जब तक मौत ना आ जाए। जयप्रकाश एक ऐसा नेता है कि वो अंतिम सांस तक अपने टेम्पो को झुकने नहीं देता। इस चुनाव में मैंने देखा कि जयप्रकाश खींचे थे, नहीं तो मैंने कभी देखा नहीं खींचते हुए उनको। खूब बुलंद आवाज के धनी है, खूब बुलंद बोलते हैं। चुनाव उनका मैंने आदमपुर का विधानसभा उपचुनाव भी देखा था, खूब दिख रहा था चुनाव हार रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद पट्टा खूब मजबूती से लगे रहे थे। और इस चुनाव में जो लगता है हिसार सिटी और झांसी, यहाँ बीजेपी खूब आगे है। उसके बाद में अगर अगली सीट की बात करें तो जो जेपी आगे हैं उनके लिए उचाना, नारनौंद और उकलाना वो आगे हैं। बड़वाला विधानसभा सीट है, बड़वाला में दोनों की फाइट है। भवानी खेड़ा सीट है, मुझे लगता है भवानी खेड़ा में भी फाइट है, लेकिन बड़वाला और भवानी खेड़ा दोनों में आगे बीजेपी रहेगी। उसके बाद 2 सीट और, नलवा और आदमपुर। मुझे ऐसा लगता है कि आदमपुर और नलवा दोनों में जेपी आगे रह सकते हैं। अगर इन दोनों में जेपी आगे रहे तो जेपी की जीत कन्फर्म है। आदमपुर और नलवा अगर दोनों में जेपी आगे रहे तो जेपी की जीत कन्फर्म है। और अगर कहीं यहाँ दोनों में पिछड़ गए तो फिर रंजीत सिंह चौटाला आगे हो जाएंगे। मुकाबला बहुत टफ है, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अपर हैंड रंजीत को दूंगा, जेपी को दूंगा मैं तो। अब आपने बताया मुझे लास्ट किसान मुद्दों का क्या असर था। मनोहर लाल को रोकना, नवीन जिंदल को रोकना, दुष्यंत चौटाला को गांव में ना घुसने देना, रंजीत सिंह चौटाला को गांव में ना जाने देना, अशोक तंवर की गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ना, ये सब क्या था? ये सब किसान आंदोलन की वजह से ही था। हरियाणा के अंदर तो मैं समझता हूं कि रूरल बेल्ट के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा ही किसान आंदोलन था। और किसान आंदोलन की जो तपिश थी वो बीजेपी को कहीं ना कहीं चुनाव के अंत तक झुलसाती रही। बीजेपी के पास जो बेनिफिट था वो ओबीसी वोटर प्लस सिटी शहर का वोटर प्लस हिंदुत्व, और दूसरी तरफ कांग्रेस के पास जो लोकल मुद्दे, किसान मुद्दे, जाट आरक्षण भी अब की बार उठ गया था। जो जाट आंदोलन 2014 पार्ट 1 सरकार में था वो भी सामने आया था। और इन सबको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि हरियाणा के अंदर कांटे की फाइट है, और ऐसा लगता है कि 5-5 सीटें दोनों को मिल सकती हैं। तो ये हमने चर्चा की है हरियाणा की कुछ सीटों पर, और तमाम तरह के एग्जिट पोल तो आप देख ही रहे होंगे, लेकिन आज हमने भी कुछ चर्चा की है, और ये हम इसे एग्जिट पोल नहीं कहेंगे, क्योंकि जैसा कि सर ने कहा कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल, मतलब हम 4 जून का इंतजार करेंगे। अपनी तरफ से कुछ बातें की है, चर्चा की है हमने कि क्या लग रहा है इस बार, कहाँ कौन सी सरकार इस बार आ सकती है, क्या लग रहा है, लोगों का रुझान किस तरफ है। लेकिन जो सच्चे नतीजे हैं, जो सच्ची तकदीर जिसकी लिखने वाली है, वो 4 जून को पता चलेगी, और सभी लोगों को इसका इंतजार है। हमें भी उस तारीख का बेहद इंतजार है, और जब भी पता लगेगा कि आखिर हरियाणा में इस बार कौन बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक बात कहने की है कि चाहे कितने भी कुछ भी हुआ हो, पर इस बार कहीं ना कहीं अन्य चुनावों के मुकाबले कांग्रेस ने भी हरियाणा में बीजेपी को कहीं ना कहीं टक्कर तो दी है। दर्शकों को 4 जून को दोबारा मिलेंगे एग्जैक्ट पोल के साथ। जी बिल्कुल।
तमाम तरह की सूचनाओं के लिए इसी तरह से देखते हैं देश रोजाना। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।